ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल एपीयू का टेस्ट हुआ अपने यहाँ पे और आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 30वां लेक्चर है। तो लेट्स सी, आज हम लोग थोड़ा सा एडमिशंस और कन्फेशंस को आगे और एलिबरेटिव वे में पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ मैं बात करता हूँ एडमिशंस की, तो एडमिशंस जब क्रिमिनल केसेस में हो जाएंगे तब क्या कह देंगे उसको? कन्फेशन। और कन्फेशन भी दो तरह के होते हैं, एक जुडिशियल कन्फेशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। लास्ट क्लास में मैंने डायग्राम बनाया था और आप लोगों को समझाया था that how you have to approach this portion of the law, इस पोर्शन ऑफ लॉ को कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज हियर, द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज, देखिए, जब कभी भी कोई स्टेटमेंट, सिंपल सी एक बात बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखवाऊंगा आपको। जब कभी भी कोई स्टेटमेंट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है किस चीज से, फैक्टिंग इश्यू से या रिलेवेंट फैक्ट से। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया है, मान लीजिए कोर्ट के सामने कोई स्टेटमेंट दिया है, अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिंक करता है फैक्टिंग इश्यू के साथ में और रिलेवेंट फैक्ट के साथ में, तो वो स्टेटमेंट एक एडमिशन कहलाएगा। अगर पार्टी दे रही है तो क्या सारे स्टेटमेंट रिलेवेंट होते हैं? समझिएगा, क्या सारे स्टेटमेंट्स रिलेवेंट है? क्या सारे स्टेटमेंट्स रिलेवेंट है? सवाल ये है, मतलब मान लीजिए एक पार्टी अपने फेवर में कोई एडमिशन कर रही है, क्या वो चीज रिलेवेंट होगी इन द पॉइंट ऑफ लॉ? क्योंकि हर पार्टी तो अपने ही फेवर में स्टेटमेंट देगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझे कि हर एक पार्टी अपने ही फेवर में क्या देगी? एडमिशन देगी, क्योंकि हर एक पार्टी ये चाहती है कि कोर्ट उसकी बात सुने रेदर अदर पार्टी। तो हम समझेंगे आज की क्लास में कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है एडमिशन की। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा इन द कोर्स ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एडमिशन कोई पार्टी अपने फेवर में करती है तो क्या आप उसको रिलेवेंट कहेंगे? अगर कोई भी पार्टी खुद के लिए कोई एडमिशन करती तो क्या वो रिलेवेंट है? हम इसको समझेंगे। हम ये भी समझेंगे, वेर इज लोकेश? लोकेश, ओके। तो हम ये भी समझेंगे, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। कहाँ से कहाँ तक एडमिशन? 15 से लेकर 22 तक, 23, 24, 15 से 21 और 25, 15 से 21 प्लस 25, ये सारे एडमिशन के प्रोविजन हैं। और 22 से 23 है कन्फेशन के प्रोविजन, जो कि है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। इसकी एडमिसिबिलिटी ऑफ लॉ हम चेक करेंगे कि वो एडमिसिबल होगा या नहीं है, मतलब साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ पूरे लॉ के अंदर कि पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट इररिलेवेंट होता है, विसंगत होता है। सिर्फ ये बोला गया है कि ये विसंगत है, मतलब ये अग्राह्य है, ये इनएडमिसिबल है। आप याद रखिए, जब भी कोई आपसे पूछे कि पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया है आपने, वेदर इट इज रिलेवेंट और इररिलेवेंट, तो आपको बोलना है नाइदर इट इज रिलेवेंट नॉर इट इज इररिलेवेंट, इट इज इनएडमिसिबल इन द लॉ। क्योंकि न तो वो रिलेवेंसी की बात करता है, नहीं वो इररिलेवेंसी की बात करता है, वो किसकी बात करता है? इनएडमिसिबिलिटी की बात करता है। दोस स्टेटमेंट्स आर नॉट एडमिसिबल। याद करो इनिशियल क्लासेस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम where I have discussed that admissibility and the relevancy are not two parallel lines. Both works in very chaotic manner. Good morning. Both works are in different two spheres. These are neither parallel, these are neither coextensive. तो हम इनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस यूज करेंगे और आज को थोड़ा समझेंगे। ये जो एडमिशन टॉपिक है, इस एडमिशन टॉपिक में हम ये भी देखेंगे, हम ये भी समझने करेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज एडमिशन कर सकती है, कौन कौन सी पार्टीज एडमिशन कर सकती है, ठीक है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देयर वाज अर्लियर सेक्शन, इसको हम लोग कहते थे रेफरी का सेक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टी रेफर करती है दैट सो एंड सो पर्सन विल मेक एन एडमिशन ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो दे आर एग्जैक्टली रेफरिंग एनी पार्टी। 8 तरह के लोग होते हैं जो कि एडमिशन करते हैं। कितने तरह के लोग? 8 तरह के लोग, मतलब 8 तरह के लोग कोर्ट में इस केस में एडमिशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है, जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए वापस मैं बता दूं कि कोई भी अगर स्टेटमेंट आपने दिया है कोर्ट के अंदर जो कि डील करता है फैक्टिंग इश्यू से और रिलेवेंट फैक्ट से, उसको आप एडमिशन कहते हो।
कोई भी चीज अगर आप स्वीकार करते हो तो, जैसे आपने एडमिशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, इन स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड और डिनाइड बाय द अदर पार्टी। ये पढ़ा है हमने सीपीसी के अंदर भी, एडमिशन की रिगार्डिंग भी सेम वही लाइन है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो और डिनाई करते हो दैट इज योर एडमिशन। आगे समझिए, जैसे मान लीजिए केस है, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट है सर, ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट था, इनके बीच में बाद में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो संविदा थी वो भंग हो जाती है। जब संविदा भंग हुई तो केस लेके आए ए वर्सेस बी। अब कुछ नियम सुनिए, इसके नियम सुनिए, एडमिशन के नियम, एडमिशन के देयर आर सर्टेन रूल्स। एक रूल ये होता है, अब मैं जो भी बोल रहा हूँ प्लीज आप लोग हल्का हल्का नोट करते रहा कीजिए, है ना, मेरी हर एक बात नोट कीजिए, मैं हर चीज लिखवा नहीं सकता, मैं जो भी अपने कोर्स में आएगा तो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन जब मैं इंटरकिंग या फिर इंटरलिंकिंग कर रहा हूँ किसी प्रोविजंस की, तो आप लोग प्लीज उसको अपने हिसाब से नोट कीजिए। मान लीजिए दो पार्टीज थी, सुनिए सही से, दो पार्टी से देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट और अल्टीमेटली उनके बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा का भंग हो जाता है। एक संविदा थी, संविदा का भंग हो गया, दो पार्टी है ए एंड बी, इन्हें केस किया बी के ऊपर। अब कुछ रूल सुनिए, देयर इज अ सेक्शन, अर्लियर इट वाज सेक्शन 91, अर्लियर इट वाज सेक्शन 91, लेकिन अब जो ये सेक्शन हो गया है नाउ इट इज सेक्शन 94। 94 सेक्शन क्या बोलता है कि जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन के बीच में है, जब कभी भी कोई दस्तावेज संविदा, अनुदान से रिलेटेड है, तो आप कभी भी उसके लिए ओरल एविडेंसेस नहीं देंगे। तो मतलब एडमिशन 8 तरह के लोग कर सकते हैं, ये पार्टी है तो 8 तरीके के लोग एडमिशन कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट 8 पर्संस, लेकिन उसको भी कंट्रोल करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जनरल रूल ये है कि 8 तरह के लोग एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रोक लगाई सेक्शन 94 ने। अब 94 क्या बोलता है कि जब कभी भी कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन बिटवीन द पार्टीज है, और अगर वो चीज डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, तो आप उसके लिए हमेशा क्या देंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देंगे। तो मतलब कल को अगर ए को कोई चीज प्रूव करनी है, ही कैन नॉट गिव ओरल एविडेंसेस। यही चीज कहाँ लिखी है, 95 में भी लिखी है, 95 में भी लिखी है। नाउ न्यू सेक्शंस आर 94 एंड 95, अर्लियर सेक्शंस वाज 91 एंड 92। इज इट क्लियर? मतलब द पार्टी कैन नॉट गिव ओरल एविडेंसेस, उसके एक्सेप्शंस हैं, अगर वो प्रूव कर देते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस की जो 5 कंडीशंस है उसमें अगर डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो जो 7 कंडीशन उसमें अगर डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो इस बार आरएस मेंस में सवाल आया इसके ऊपर कि किन किन कंडीशंस में आप सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हो। जब डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो, मूवेबल नहीं हो, या फिर एक दूसरे पर्सन के पावर पोजीशन में हो, इस कंडीशन हम आगे फर्दर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन एडमिशंस को कंट्रोल कर रहा है सेक्शन 94, और इसका कंट्रोल क्या है कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट में है, कोई भी चीज अगर डॉक्यूमेंट में है, तो यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस, आप मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते। अगर सर दस्तावेज के रूप में है, दस्तावेज है, तो इसकी अंतर वस्तुओं को साबित करने के लिए, सुनिएगा सर, ये पॉइंट नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, मतलब इसके कंटेंट्स को साबित करने के लिए यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंसेस, दिस इज द रूल। तो एडमिशंस के ऊपर भी देयर आर सर्टेन रूल्स जो कि एडमिशंस को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ एडमिशन का मतलब ये नहीं कि अगर पार्टी ने कोई चीज बोली है तो उसके ऊपर डायरेक्ट एडमिशंस हो जाए। If you want to prove anything, you have to prove only by the way of documentary evidences, अगर कोई चीज डॉक्यूमेंट में है तो, ठीक है। ये क्यों बनाया गया प्रोविजंस? टू इंश्योर द फेयरनेस फॉर द प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर फेयर रहे, रीजनेबल रहे, इसलिए इन प्रोसीजर को, इस पॉइंट्स को लेके आया गया। हम एडमिशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेकिन इन द लास्ट क्लास व्हाट आई हैव डिस्कस्ड द एडमिशंस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस, जिसको हम लोगों ने अल्टीमेटली क्या बोला, कन्फेशन या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। बिकॉज व्हाई दे आर एक्स्ट्रा जुडिशियल क्यों है वो? आपको तुमसे कोई एडमिशंस की सिंपल लाइन पूछे, हाँ बताइए क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर आप पुलिस को कोई एडमिशन दे रहे हो, देखिए कन्फेशन की सिंपल डेफिनेशन 1 लाइन में, इंट्रोड्यूस के लिए 1 लाइनर से याद करना स्टार्ट करना है, और 1 लाइनर्स ऐसे होना चाहिए जो कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो। अब आपसे पूछे व्हाट इज कन्फेशन, तो कन्फेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। However, that the admission of a guilt is known as confession। जो भी आप अपने गुनाह की स्वीकृति देते हैं न्यायालय के समक्ष, वही क्या है, संस्वीकृति है।
ठीक है, तो असल समझेंगे और प्रोविजंस को देखेंगे। चलिए निकाल लीजिए सेक्शन 15, सेक्शन 15 निकाल लीजिए प्लीज। चलिए आ जाइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। एन एडमिशन इज स्टेटमेंट, समझिए, और बैरेक्ट को प्लीज पढ़ना कैसे दोबारा देखिए। जब भी आप बैरेक्ट रीड करते हैं तो बैरेक्ट से एक दोस्ती करना सीखिए। जब हम बात करते हैं एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट that can be in a statement, that it is a statement that can be in oral और डॉक्यूमेंट्री, या फिर किस फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, which suggest any inferences as to the fact and issue and relevant fact. Suggests any inference, inference मतलब क्या होता है कि मतलब वो स्टेटमेंट से क्या लग रहा है, अनुमान लग रहा है, अनुमान लग रहा है किस चीज के बारे में, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में। आप अनुमान लगा पा रहे हो फैक्ट एंड इश्यू रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। जिनको भी अभी तक फैक्ट एंड इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट समझने में दिक्कत है वो जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। और तुमको बताया कि उस टाइम मैंने बहुत क्लासेस एम्फेसिस की है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है फैक्ट एंड इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट। वी हैव डिवोटेड सो मेनी क्लासेस ऑन इट। ठीक है, मुझे लगता है कि वो बेस अगर आप में स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये सब चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए एडमिशन क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी ने अपनी वाइफ को मारा, देयर इज अ पर्सन ए, ही हैज किल्ड हिज वाइफ बी, बी को मारा, और बी को मारने के बाद में सीधा पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को बोला कि सरेंडर किया उसने। ठीक है, अब जो उसने स्टेटमेंट दिया जो किस फॉर्म में है, ओरल फॉर्म में है, और डायरेक्टली लिंक करता है फैक्ट एंड इश्यू के साथ में। यहाँ पे फैक्ट एंड इश्यू कौन बताएगा, यहाँ पे विवादक तथ्य क्या होगा, यहाँ पर क्या विवादक तथ्य होगा, A has intention to kill B, A has intention to kill B, that is the fact and issue। क्योंकि अगर आपको फैक्ट एंड इश्यू समझना है क्या होता है तो डेफिनेशंस के इलस्ट्रेशंस में जाके देख लीजिए कौन सी है इसकी डेफिनेशन, फैक्ट एंड इश्यू की डेफिनेशन नंबर बताइए मुझे कोई। 2G, एक बार देखिए 2G है क्या, याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज और मेंटल रिवीजन कीजिए और उसमें जाके इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन से आपको पता लगेगा कि क्रिमिनल केसेस में जो हम फैक्ट एंड इश्यू बनाते हैं दैट इज इन अफर्मेटिव फॉर्म, वो एक सकारात्मक रूप में बनते हैं। वहीं पे अगर मैं केस को रिवर्स कर दूं तो मतलब हमारा यहाँ पे इसकी जो केस था ए ने बी को मारा, इसका सिंपल सा फैक्ट एंड इश्यू बनेगा ए हैज इंटेंशन टू किल, या फिर ए हैज caused sufficient injuries by which the death has been caused। तो आप बेसिकली 299 और 300 जो कल्पेबल और मर्डर का जो सेक्शंस है आईपीसी के, अब बीएनएस के अब याद करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसके रिगार्डिंग आप कोई भी एक एलिमेंट उठा के आप इशू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे जब मैं बात करता हूँ सिविल प्रोसीडिंग्स की, तो सिविल प्रोसीडिंग्स में कैसे काम करता है, सिविल प्रोसीडिंग्स में कैसे काम करता है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे पार्टीज के बीच में एक स्टेटमेंट था आरसीआर को लेके, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, हिंदू मैरिज एक्ट। अब सेक्शन 9 की जो पिटीशन है, सेक्शन 9 की पिटीशन में हमने आरसीआर को पढ़ा है, और आरसीआर में हमने देखा है कि अगर अगर कोई हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं तो वाइफ क्या करती है सर, आरसीआर की पिटीशन फाइल करती है। आरसीआर की पिटीशन क्या होती है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, इट इज ए प्राइमा फेसी ग्राउंड
बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है, प्राइमा फेसी ग्राउंड होता है फॉर द डाइवोर्स। अगर कोई आरसीआर में नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या होता है सर? और आरसीआर का भी सर एक टेक्निकली एक सूट फाइल होता है। क्या होता है? सिविल के तरह ही प्रोसीजर काम करते हैं। अगर नहीं काम करते तो ऑर्डर 21 रूल 34 निकालिए एक बार सीपीसी, जल्दी निकालिए। सीपीसी है ना आप लोगों के पास में? सीपीसी निकालिए जल्दी से। तो वहां पे एग्जीक्यूशन नहीं दिया होता, निकालिए ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 रूल 33 निकालिए। ऑर्डर 21 रूल 33। मैं बहुत सारे भी वेरियस पी में पूछा इस एग्जाम इस सवाल को, इंटरव्यूज में पूछा है भी बच्चों से, आरजेएस के इंटरव्यूज में, कि आरसीआर की एक डिग्री की एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है सर, इस वाले में जब आरसीआर की डिग्री की करनी होती है तो आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें क्या होता है सर, अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा? अरेस्ट, प्रॉपर्टी अटैच होती है बस। क्या होती है? प्रॉपर्टी अटैच होती है। मान लीजिए आरसीआर के लिए सूट फाइल किया था हस्बैंड, एक वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट, ठीक है। वाइफ ने कुछ ग्राउंड्स रखे कि वाई ही इज नॉट लिविंग विद मी। वाइफ ने कुछ ग्राउंड्स रखे, कुछ कि ये मेरे साथ क्यों नहीं रह रहे हैं, उसके कुछ ग्राउंड्स रखे। ग्राउंड रखे कि भाई एडल्ट्री में रहता है हस्बैंड, कहीं और किसी के साथ जार क्रम में रहता है, तो कोई भी और ग्राउंड्स रखे। आप देखिए जो भी उसने फैक्टिंग इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ में जो लिंक करता है, यहाँ पे क्या फैक्टिंग इश्यू बनेगा? वेदर एच लिविंग इन एडल्ट्री विद सम अदर वुमन, वेदर एच हैज डेजर्टेड हिज वाइफ डब्ल्यू। क्या एच ने अपनी पत्नी को विरसित किया हुआ है? विरसित कहेंगे, क्या कहते हैं? डेजर्टेशन इज ग्राउंड है ना, डेजर्टेशन ग्राउंड है। आपने हिंदू में रिजेक्ट पढ़ा है कॉलेज के अंदर? यू आर स्टिल इन कॉलेज ना? कौन पास आउट हुआ है? हाँ पढ़ा है हिंदू में रिजेक्ट सेक्शन 13 ग्राउंड्स। देखिए एलएलबी हमारे ऐसी नहीं है कि आरजेएस में 18 सब्जेक्ट तक ही हम लिमिट होते हैं। इफ यू हैव दैट वाइड एम्पलीट्यूड माइंड, अगर वो दिमाग खुला हुआ है आपका, अगर वो माइंड ओपन है, देखिए आरजेएस में हिंदू में रिजेक्ट नहीं आता है ना मुस्लिम लॉ आता है, लेकिन हमने कॉलेज में तो पढ़ा है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ की बात होती है। और नहीं भी पढ़ेगा तो ऑर्डर 21 रूल 33 में तो पढ़ना ही है। कोई भी बात ऐसी छुपी तो नहीं है ना कि अगर वहां नहीं पढ़ा है तो वहां तो पढ़ना ही है। तो वी हैव टू रीड इट, वी हैव टू डील विद दिस लॉ वेरी थोरोली। सो द थिंग इज, अगर कोई भी स्टेटमेंट जो कि डील करता है फैक्टिंग इश्यू रिलेवेंट फैक्ट के साथ में, तो वो चीज क्या है? एडमिशन है। जैसे मैं बोलता हूं दिस इज माई रिमोट, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल दूं कोर्ट में जाके, सर दिस इज माई रिमोट, दिस इज नॉट एडमिशन। या फिर मैं कोर्ट में जाके बोलता हूँ, सर दिस इज नॉट माई कार, दिस इज नदुल्स कार, एंड दिस इज नॉट एडमिशन अनलेस द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट। मतलब मैं कोर्ट न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अगर कोई भी कथन करता हूँ कि जैसे ये कार मेरी नहीं है, ये कार नदुल की है, तो न्यायालय उस बात पर क्या कर लेगा? एडमिशन थोड़ी मानेगा उसको। जब तक स्वीकृति जो है वो संबंधित ना हो किसके साथ में, जब तक स्वीकृति रिलेटेड ना हो किसके साथ? सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्यों के साथ में, तब तक आप उसको क्या नहीं मानेंगे? स्वीकृति नहीं मानेंगे। सिंपल एंड बेसिक रूल्स याद कीजिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो एडमिशन किन फॉर्म में होता है? ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और क्या चीज का इन्फ्लुएंस करता है? ये सजेस्ट करता है इन्फ्लुएंस फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ में। आगे देखिए, आगे की लाइन पढ़िए। एंड विच इज मेड बाय एनी पर्सन, विच इज मेड बाय, क्या लिखा हुआ है? विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन। कौन से पर्सन? किस पर्सन की बात कर रहे हैं? उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो कि अब मेंशन किए, हियरइन आफ्टर मेंशन्ड। हियरइन आफ्टर मेंशन का मतलब कहां से कहां तक मेंशन होंगे सर? ये लोग 16 से लेकर 21 तक, 16 से लेकर 21 तक जो व्यक्ति, 16 से लेकर 21 तक भी नहीं है, इनफैक्ट ये सेक्शंस हैं, ये जो सेक्शंस होंगे ये सिर्फ होंगे आपके 18 तक होंगे सिर्फ। कौन होंगे जी? टू बी प्रिसाइज, समझ में आई? तो कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया? अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे हिंदी में, अगर मैं इसको रीड करूं,
हिंदी में मैं सेक्शन 15 को रीड करूं, द लैंग्वेज इज वेरी प्लेन। आप देखिए, द एक्ट इज वेरी इजी, बट द थिंग इज देयर आर सो मेनी हिडन कांसेप्ट्स इन द एक्ट इटसेल्फ। जब तक आप उसको 4 प्रोविजन साथ लिंक करके नहीं पढ़ेंगे, यू विल नॉट गेट इट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज बच्चा तब होता है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इंटरलिंकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज तब होते हैं जब वो उनको एक प्रोविजन समझ में आता नहीं और दूसरे प्रोविजन पे जंप मारते हैं। ठीक है, आपकी लॉ की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव तब होती है। देखिए, आपको जज बनने की इच्छा, जज बनो। आपको वकालत करने की इच्छा, वकालत करो। आपको जो इच्छा है वो करो, पर लॉ पढ़ लो एक बार अच्छे से। अगर लॉ आता है तो फिर आप अपने चैंपियन हो। मैं लॉ कॉलेजेस को ब्लेम नहीं कर रहा, उनको क्या ब्लेम करना है, वो तो उनका काम डिग्री देना है। उनका काम लॉ पढ़ाना है क्या? उनका काम क्या है? कॉलेजेस को किस पर्पज के लिए उठाया बनाया जाता है? डिग्री के लिए। तो उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करो। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होती है, उनका पर्पज सिलेक्शन देना, ये सब में मेरा बिलीव नहीं है। मेरा ओनली एम ये है कि अगर बच्चा हार्ड वर्किंग है, उसको लॉ की अंडरस्टैंडिंग है और लॉ समझता है, तो वो मुझसे भी बेहतरीन आंसर लिख के आएगा। जब भी उसको एग्जाम में फेस करने को मिलेगा या फिर जब भी कोर्ट में जाएगा, तो बहुत अच्छा एडवोकेट बनेगा। पढ़िए एक बार सेक्शन 15। स्वीकृति वो मौखिक दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करते हैं, या और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थिति में किया गया हो तो एस्मिन पश्चात वर्णित है। तो एस्मिन का मतलब क्या हो गया? जो भी आ रहे हैं 16 से लेकर 18 में। ठीक है, 19 नहीं है, याद रखना, 16 से लेकर 18 में। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 8 तरह के लोग। कितने तरह के लोग पढ़ेंगे? 8 तरह के लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना लिख लेते हैं इसमें, अपन लिखने का कार्य किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से लिखवाया नहीं है मैंने कुछ। तो लिखिए, हेडिंग डालीजिए सेक्शन 15। और जब कभी भी आप कोई नया सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमेशा एक चीज को मेक श्योर कीजिए कि सेक्शंस को लिख लीजिए। जितनी बार आप सेक्शंस को लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम आप क्लास में लिख रहे हैं, सेकंड टाइम आप तो तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, तो उस टाइम अपने हाथ से निकाल रहे हैं, उससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट याद होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। जब आप उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जब आपको डायरेक्ट याद तो हो ही रहा है। देखिए, मैं रटने में एक्सपर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन प्रोविजंस मुझे याद क्यों होने लगे? क्योंकि आई हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, आई हैव गॉन थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स। जब आप एक प्रोविजन को समझते हैं, एक बार आपने समझ लिया उस प्रोविजन को, जैसे आज इसको समझ लिया आपने, इसमें कुछ बचा नहीं है समझने लायक, इसको आप याद ना कर पाए, तो फोकस के साथ अगर याद किया जाए तो आपको पूरा एडमिशन की डेफिनेशन आप एक बार में बता देंगे। ठीक है, सिंपल बता देंगे ना। एडमिशन इज ए स्टेटमेंट विच इज इन ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, any fact which suggests inferences to the fact in issue and relevant fact, and which is given by those person which are hereinafter mentioned। खत्म। तो मेंस के लिए ये, और इंटरव्यू के लिए यहाँ तक बस। वहां ये बोलोगे ना, इट इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन विच इज hereinafter mentioned, मूर्ख समझेंगे। थोड़ा सा लिखेंगे, चलो 17 को लिखना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 लिखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, sorry, according to section 15, according to section 15, an admission is a statement, an admission is a statement, an admission is a statement which suggests some inference, which suggests some inference, which suggests some inference as to the existence of fact, as to the existence of fact, existence of fact in issue, existence of fact in issue, or relevant fact, or relevant fact। स्वीकृति 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 वह कथन है, स्वीकृति वह कथन है जो किसी विवादक तथ्य, जो किसी विवादक तथ्य, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, कोई अनुमान इंगित करता है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, आगे लिखिए, एन एडमिशन इज ए कन्फेशन, एन एडमिशन इज ए कन्फेशन। स्वीकृति संस्वीकृति के रूप में भी हो सकती है, स्वीकृति संस्वीकृति के रूप में भी हो सकती है। एन एडमिशन इज ए कन्फेशन और वॉलंटरली एक्नॉलेजमेंट, और वॉलंटरली एक्नॉलेजमेंट, और वॉलंटरली एक्नॉलेजमेंट संस्वीकृति रूप में भी हो सकती है, या
स्वैच्छिक अभिस्वीकृति भी या स्वैच्छिक अभिस्वीकृति भी हो सकती है, या स्वैच्छिक अभिस्वीकृति भी हो सकती है, या स्वैच्छिक अभिस्वीकृति भी हो सकती है उन तथ्यों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में जो कि अस्तित्व में है, उन तथ्यों के बारे में जो कि अस्तित्व में है, उन तथ्यों के बारे में जो कि अस्तित्व में है। An admission is a confession or voluntarily acknowledgement about the existence of certain facts, voluntarily acknowledgement about the existence of certain facts, about the existence of certain facts. Full stop. An admission is a statement of fact. An admission is a statement of fact which waives or dispenses with the production of evidences, स्वीकृति उन तथ्यों के बारे में कथन है, स्वीकृति उन तथ्यों के बारे में कथन है जो कि पक्षकार को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने से, जो कि पक्षकार को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने से छूट प्रदान करती है, जो कि पक्षकार को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने से छूट प्रदान करती है। with the production of evidences, किसका नाम लिखेंगे? कुछ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हैं, वी विल आल्सो डिस्कस दोस जजमेंट्स आल्सो, ठीक है। देयर आर वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आल्सो इन दैट रिगार्ड, वी विल आल्सो डिस्कस दोस जजमेंट्स। किसका नाम लिखेंगे प्लीज? उत्तम सिंह दुग्गल, उत्तम सिंह दुग्गल वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 2000 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, admissions are of many kind, 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 स्वीकृति कई प्रकार की होती है, स्वीकृति कई प्रकार की होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल admission can be made, admissions can be made during pleadings, जैसे कि स्वीकृति अभिवचनों के साथ भी न्यायालय के समक्ष दी जा सकती है, अभिवचन के साथ भी न्यायालय के समक्ष दी जा सकती है। or in answer to the interrogatories, or in the answer to the interrogatories, or in the answers to the interrogatories, or in the answer to the interrogatories, or in the answer to the or in the answer to the interrogatories, और न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय के समक्ष परिप्रश्नों द्वारा भी, न्यायालय के समक्ष परिप्रश्नों द्वारा भी इसे लिया जा सकता है, न्यायालय के समक्ष इसे परिप्रश्नों द्वारा भी इसे लिया जा सकता है। इंट्रोगेटरीज कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे?
कौन सा ऑर्डर है सीपीसी का, इंट्रोगेटरीज का? कौन सा ऑर्डर है इंट्रोगेटरीज का? परिप्रश्न ऑर्डर 11, ऑर्डर 11 है, दिया जा सकता है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अभी जो लाइन जो मैं लिखवाऊंगा ये जजमेंट राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई पार्टी एडमिशन करती है, जब भी कोई पार्टी एडमिशन करती है, तो वो जो एडमिशन होता है वो हमेशा मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट होता है। क्या होता है एडमिशन हमेशा, स्वीकृति हमेशा मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में भी स्टेटमेंट को पूछा हुआ है कि एडमिशन का किस रूप में एडमिशन होता है। तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी एडमिशन है। ठीक है, लाइन लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए ए स्टेटमेंट विच इज ऑफ नेचर ऑफ, ए स्टेटमेंट विच इज ऑफ नेचर ऑफ, ए स्टेटमेंट विच इज ऑफ नेचर ऑफ, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी किसी स्वीकृति की प्रकृति, जहां कहीं भी किसी स्वीकृति की प्रकृति, जहां कहीं भी किसी स्वीकृति की प्रकृति, स्टेटमेंट विच ऑफ नेचर ऑफ एन एडमिशन ऑन, एन एडमिशन ऑन, एन एडमिशन ऑन a mixed question of, a mixed question of fact and law, a mixed question of fact and law cannot be treated as, cannot be treated as, cannot be treated as, cannot be treated as, very good Minu, cannot be treated as admission under section 17, cannot be treated as admission under section 17, जिसकी प्रकृति क्या तक लिखवाई हिंदी में मैंने, स्वीकृति की प्रकृति ऐसी है जो कि, ऐसी है जो कि, जो कि, जो कि तथ्य और विधि के, तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्नों पर आधारित है, तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्नों पर आधारित है, मिश्रित, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिश्रित, मिश्रित प्रश्नों पर आधारित है, तो उसे, तो उसे धारा 17 के अंतर्गत, तो उसे धारा 17 के अंतर्गत, तो उसे धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति नहीं माना जाएगा, तो उसे धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति नहीं माना जाएगा, 15 के अंतर्गत, तो उसे धारा 15 के अंतर्गत स्वीकृति नहीं माना जाएगा। It cannot be treated as admission under section 15. आगे लिखिए, because, because an admission of a fact, because an admission of a fact, fact binds the maker, binds the maker, binds the maker, and not, and not an admission of, and not an admission of, and not an admission of question of law, and not an admission of question of law, and not admission of question of law, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि तथ्यों की स्वीकृति, क्योंकि तथ्यों की स्वीकृति पक्षकार को बाध्य करती है, क्योंकि तथ्यों की स्वीकृति पक्षकार को बाध्य करती है, पक्षकार को बाध्य करती है, न कि विधि की स्वीकृति, न कि विधि की स्वीकृति, न कि विधि की स्वीकृति, न कि विधि की स्वीकृति। आगे चलिए, आगे चलिए। जैसे मान लीजिए, अब मुझे थोड़ा बताइए, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। जैसे मान लीजिए कोर्ट था, अब पुलिस ने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन किसी पार्टी से फिंगरप्रिंट लिया है, थंब इंप्रेशन लिया है, यूरिन सैंपल लिया है, ब्लड सैंपल लिया है, सीमन का सैंपल लिया है, क्या आप इसको एडमिशन कहेंगे? वुड यू कॉल इट एडमिशन? क्या ये एडमिशन में आने चाहिए? मान लीजिए किसी इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराधी या अभियुक्त से उसकी उंगलियों की पहचान, उंगलियों की चिन्ह, या फिर आप खून का सैंपल, खून के नमूने, या आप सीमन उससे लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्या आप उसे एडमिशन कहेंगे? तो एडमिशन क्या होता है?
एडमिशन क्या होता है? क्या होता है एडमिशन? नहीं, उसका जो खून का सैंपल है वो मैच कर जाता है, चलो फैक्ट इन इश्यू रिलेवेंट फैक्ट के साथ में, तो फिर वो एडमिशन है? सवाल ये है, सोचिए थोड़ा इस बारे में, क्या आप उसको एडमिशन की श्रेणी में लेके आएंगे? पूरी कॉल इट एडमिशन। जैसे एक दिन क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या किया, आपके पास आए और आपसे एक कागज पे साइन करवा लिए। क्या किया? आपसे खाली कागज पे साइन करवा लिए। क्या वो एडमिशन है? तो ये बात याद रखिए, जो भी आप विदाउट नोइंग इट्स नेचर, आपको उसकी प्रकृति नहीं पता, किस उपयोग में लिया जाएगा, जब तक आपको नहीं पता, और आपने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जिसपे आपका साइन आ गया है, देन इट इज नॉट एन एडमिशन। बात समझ में आई? अगर आप उसकी, आपको नॉलेज नहीं है कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया है इसको ये लोग एडमिशन मान रहे हैं, देन इट इज नॉट। जैसे अब क्या होता है, दैट इज वेरी, इन लॉ, इन लीगल फील्ड, इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कि अगर एडमिशन आप जो भी कर रहे हैं, न्यायालय के समक्ष जो भी स्वीकृति दे रहे हैं, तो उसको किस हद तक आप उसको स्वीकार करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पार्टी ने कोई एडमिशन बनाया था, लेकिन उस एडमिशन से एक बात इन्फ्लुएंस हो गई कि भैया इसका पैसा बाकी है। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए ए ने बी के ऊपर केस किया है विद रेस्पेक्ट टू, इसका कोज ऑफ एक्शन था कि इसने में से 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज ही हैज टेकन फ्रॉम मी, उसने 5 लाख रुपए मुझसे लिए हैं। प्लेंट फाइल हुई, रिटर्न स्टेटमेंट में बी लिखता है 2 lakhs आई हैव ऑलरेडी बीइंग पेड, 2 लाख रुपए मैं इसको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मतलब ही इज एडमिटिंग द लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख में से 2 लाख की लाइबिलिटी तो उसने कबूल कर ली, इसका मतलब ये हुआ ना, तो 3 लाख तो बाकी है, तो मतलब फ्रॉम द 5 लाख ही हैज एक्सेप्टेड द लाइबिलिटी ऑफ 2 लाख, मतलब ये तो मानता है ना, बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन एश्योर दैट अब कोई पार्टी अपनी मिस्टेक से, खुद की मिस्टेक से एडमिशन कर रही है जो कि उसके अगेंस्ट यूज हो रहा है, दैट इज इन प्रॉपर एडमिशन अंडर सेक्शन 17। ठीक है, लेकिन अगर खाली कागज पे साइन करवा लिए, क्या होता है, वकील के पास एक पावर होती है, वो क्या करता है, क्लाइंट को खाली कागज पे साइन करने के लिए बोल देता है कि आपने जो 15-20 खाली कागज पे साइन करके चले जाओ नीचे की तरफ, उठ जाएंगे कभी, तो यहाँ पे साइन होते हैं बिल्कुल लास्ट में पन्ने पे, हर एक पेज पे साइन होंगे, जो आप भी आप प्लेंट देंगे या फिर जो भी एफिडेविट पे आप देंगे उस पर आपसे यहाँ पे साइन करवा लिए, और इधर पार्टी ने अपना पूरा लिख लिया। एडवोकेट की मिस्टेक से अगर कोई चीज होती तो, अगर एडवोकेट की मिस्टेक से कोई चीज एडमिशन में गई तो क्या वो रिलेवेंट है? जी, वो रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि आप वकालतनामे में भी लिखते हो ना कि एनी स्टेटमेंट मेड बाय आई एम अपॉइंटिंग सो एंड सो पर्सन, ही विल फाइल द रिप्लाई ऑन माय इन माय ओन बिहाफ, ये होता है ना, वकालतनामे भी उसको पूरी अथॉरिटी दे देते हो, इट्स लाइक ए मुख्तियारनामा, इट्स लाइक ए पावर ऑफ अटर्नी टू द सेम। पावर ऑफ अटर्नी भी ये होती है that you are authorizing some person to do all the task on your behalf। अगर वकील ने एडमिशन किया है तो उसकी उसकी तो वकील जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हो उसके लिए, याद रखना। एडमिशन जो है वो एडमिशन बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं जब कोई पार्टी आके कह देती कि सर मैंने ये एडमिशन नहीं किया था। जैसे एक पार्टी है उसने कन्फेशन किया है, अब एडमिशन है तो हमें कन्फेशन पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए पुलिस पकड़ के लाई उसे और 2-3 दिन में उसने बोल दिया कि ठीक है आई एम विलिंग टू मेक ए कन्फेशन, मैं कन्फेशन में एक संस्वीकृति देना चाहता हूँ, आप बुला लीजिए मजिस्ट्रेट साहब को। मजिस्ट्रेट साहब आए, मजिस्ट्रेट साहब ने समझाया, जो भी प्रोसेस था 164 क्लोज 2 का पूरा फॉलो हुआ है। 164 क्लोज 2 में प्रोसीजर दिया हुआ है, अब बीएनएसएस में हम उसके जो भी रिलेवेंट सेक्शन होगा उसको रीड करेंगे। वहाँ पे एक प्रोसीजर है कि मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, समझाएंगे, पूछेंगे कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका भी एक प्रोसेस है। 281 में जाएंगे आप सीआरपीसी में, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि कन्फेशन जब भी रिकॉर्ड होगा, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा तो हमेशा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेगा, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा तो एक संक्षिप्त थ्योरी के रूप में करेगा। देयर इज अ सर्टेन प्रोविजंस हाउ टू रिकॉर्ड द कन्फेशन। 164 का क्लोज 4 है
जो कि पूरा बताता है, एक फॉर्मेट देता है। मान लीजिए सब कुछ फॉलो हुआ है, सारे ड्यू प्रोसेस फॉलो की मजिस्ट्रेट ने, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल अक्यूज मना कर देता है और बोलता है कि देयर इज अ सर्टेन एम्बिग्यूटी विद रेस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। क्या बोलता है कि एक एम्बिग्यूटी है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने में। देयर इज अ प्रोविजन अंडर द सीआरपीसी, द नेम ऑफ प्रोविजन इज 463 आई बिलीव, 463 यस। तो देयर इज अ प्रोविजन 463, ये बोलता है कि अगर कोई भी इरेगुलरिटी है, कोई भी अगर अनियमितता बोल दीजिए इसको, या फिर कोई भी अगर दूषित प्रक्रिया हुई है, इरेगुलरिटी हुई है, तो एडमिशंस एक ऐसी चीज होती है, एडमिशंस अल्टीमेटली की चीज है कि पार्टी चाहे तो अल्टीमेटली लास्ट में डिनाई भी कर सकती है। ये स्टोपल की तरह ऑपरेट नहीं होती है, पहली बात ये। स्टोपल में तो पार्टी ने बोला है तो लास्ट तक वही रहेगा, लेकिन अगर एडमिशन में पार्टी ने डिनाई कर दिया तो बहुत, हम इसकी देखिए, अगर आप सेक्शन 25 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है एडमिशन शुड ऑपरेट एज एन स्टोपल। 25 निकालिए एक बार कि भैया विबंध की तरह लिया जाएगा। किस तरह लिया जाएगा? एडमिशन की वही एविडेंशियल वैल्यू होगी जो किसकी होगी, स्टोपल की होती है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। क्रिमिनल केसेस में क्या है सर? क्रिमिनल केसेस में डिफरेंसेस हैं। सिविल में तो चलो ठीक है, स्टोपल मान लिया आपने, लेकिन स्टोपल क्रिमिनल केसेस में लगता है क्या? क्या विबंध दांडिक मामलों में लगता है? नहीं लगता। स्टोपल कहाँ अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ सिविल में। तो अगर मैं कन्फेशन की बात कर रहा हूं और अगर पार्टीज लेटर ऑन अपना स्टेटमेंट भी चेंज करना चाहती है और अगर वो 463 में बता देती है कि जो इरेगुलरिटी है उसकी वजह से नेचुरल जस्टिस या फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अफेक्ट हुआ है, तो उसके बाद उस स्टेटमेंट को बदला जा सकता है क्रिमिनल केसेस में। तो क्रिमिनल केसेस में ये लोग उन्होंने लिख दिया एडमिशन वुड ऑपरेट एज एन स्टोपल, सेक्शन 25 में लिख दिया। अर्लियर इट वाज सेक्शन 31, लेकिन ये सिर्फ सिविल केसेस के लिए ही पूरी तरह से एप्लीकेबल है। क्रिमिनल केसेस में देयर आर चेक एंड बैलेंसेस जो कि दिया हुआ है, जैसे 164 है, उसके साथ 281 पढ़ना है, उसके साथ 463 पढ़ना है। देयर आर सर्टेन सेक्शंस व्हिच यू हैव टू रीड टुगेदर। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये कि क्रिमिनल केसेस में एडमिशन होने के बाद भी एंड ऑफ द मोमेंट स्टेटमेंट को चेंज किया जा सकता है और पार्टी चेंजेस करती है, लेकिन सिविल केसेस में नहीं होता। क्योंकि देखिए सिविल केसेस में क्यों नहीं होता? जो चीज तुम डॉक्यूमेंट के ऊपर दे रहे हो इट इज मोर कंक्लूसिव देन योर वर्ड्स। मतलब जो चीज आप दस्तावेज के रूप में दे रहे हैं वो ज्यादा निश्चायक है आपके शब्दों से, तो मौखिक रूप से भी ज्यादा निश्चायक क्या है? क्योंकि आपने दस्तावेजों में क्या है सर? डॉक्यूमेंट्स में आपने डॉक्यूमेंट्स में हर चीज मेंशन की है। बात समझना और समझने की कोशिश कीजिएगा। द प्रोविजंस आर वेरी प्लेन, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एविडेंस एक्ट दिखता छोटा सा है, बट देयर आर सो मेनी हिडन मीनिंग इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द एविडेंस एक्ट इटसेल्फ। सो कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम के अंडर दिस अधिनियम देयर आर सो मेनी प्रोविजंस व्हिच हैव डिफरेंट इम्प्लीकेशंस। जैसे मैं एडमिशन की बात करता हूं तो एडमिशन स्वीकृति जो है वो सिविल केसेस में भी होती है और क्रिमिनल केसेस में भी होती है। अब क्रिमिनल केसेस में जब आप एडमिशंस करते हैं तो उसको अल्टीमेटली आप लेटर ऑन पार्टी चाहे तो चेंज भी कर सकती है अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बता दे तो पार्टी, या न्याय के हित में ही नहीं हुआ। आप जाके एक बार 463 और 465 दोनों को साथ में पढ़ लेना सीआरपीसी का, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन जहां पे आप एडमिशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू सिविल तो ये बिल्कुल कंक्लूसिव हो जाता है। बात समझ में आई? वो इसलिए कंक्लूसिव हो जाता है क्योंकि आपने इन द फॉर्म ऑफ प्लीडिंग उसको दिया है और आपके ऊपर क्या लग गया है? स्टोपल, और आपको वापस पलटने नहीं दिया जाएगा अपनी बात से। ऐसे तो फिर पार्टी क्या करेगी? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ये वाला कि पार्टी ने 2 लाख रुपए का अपना क्लेम एडमिट कर लिया, लेकिन जब पार्टी को रियलाइज हुआ कि उससे गलती से क्या हो गया है, एडमिशन हो गया है, उसने गलती से क्या कर दी है, पार्टी ने 2 लाख रुपए लिखे थे रिटर्न स्टेटमेंट में, लिखे थे कथन में, पार्टी को बाद में रियलाइज हुआ अरे यार तो मिस्टेक हो गई। कोर्ट ने तो इसका ये इन्फ्रेंस ले लिया, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान इंगित किया, न्यायालय ने एक इन्फ्रेंस लिया कि हाँ ये एडमिशन है, और पार्टी बाद में रियलाइज करती है कि यार ये इसको नहीं करना चाहिए था। पार्टी ने लेटर ऑन इस चीज को रियलाइज किया। पार्टी बाद में चाहती है ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगा के अमेंड करना। क्या कोर्ट अलाउ करेगा उसको? नहीं करेगा। मैं आपको ऑर्डर 6 रूल 17 जो कि इस क्लास में आज आ जाएगा शायद,
मैं तो आपको उसको भी बताऊंगा कि किन किन केसेस में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स नहीं किया जाता, जहां पे नेचर ऑफ कोज ऑफ एक्शन बदल दे, या फिर या फिर सूट में जो रियल डिस्प्यूट है, रियल कंट्रोवर्सी है, वो ही चेंज हो जाए। ऑर्डर 6 रूल 17 मैंने आपको पढ़ाया था सीपीसी में, तो मैंने बताया था द पर्पस टू अमेंड द प्लीडिंग इज टू फाइंड आउट द रियल इशू इन द कंट्रोवर्सी। भाई क्या कंट्रोवर्सी है, अगर उसको डिटरमाइन करता है वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन, तो इसको अलाउ किया जाए। लेकिन यहाँ तो और केस फंस जाएगा। बात समझ में आई? बीइंग ए जज आप इसको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने अलाउ किया तो फिर स्टॉपल का प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन क्रिमिनल केसेस में हम क्यों चेंज कर लेते हैं, अभी बताइए आप मुझे, थोड़ा सा लोग की अंडरस्टैंडिंग आपकी देखता हूँ। हम क्रिमिनल केसेस में एडमिशंस को लेटर ऑन भी क्यों बदल सकते हैं, ये प्लीज मुझे अंडरस्टैंडिंग बताएंगे आप लोग एक एक करके। हाँ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए आप क्रिमिनल कन्फेशन अगर कर देंगे, मतलब आप अगर कन्फेशन कर रहे हैं तो टेक्निकली उसका सीधा इंप्लीकेशन क्या होगा, आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंपैक्ट करेगी। जब आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इंपैक्ट हुआ तो उससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है वो तो खत्म हो गया ना। पर सिविल केसेस में ऐसा कुछ होता है क्या? इसलिए सिविल केसेस द एडमिशन आर मोर हार्शर। सिविल मामलों में जो आप स्वीकृति करते हैं वो ज्यादा कठोर होती है, उनको बाद में बदलते नहीं हो, क्योंकि स्टॉपल जो है वो किसमें लगता है, सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में, ना कि क्रिमिनल मामलों में। बात समझ में आई? थोड़ा सा ये एडमिशन में हमने उसको समझा, उस पॉइंट को, जो एडमिशन तो देखिए दोनों के लिए ऑपरेट हो रहा है ना। एडमिशन के लिए जो क्रिमिनल मामलों में उसको क्या कह देते हैं, वी कॉल इट कन्फेशन, बट इट इज टेक्निकली तो एडमिशन ही है, ये तो एडमिशन ही, लेकिन क्रिमिनल केसेस में वो कन्फेशन बन जाता है। इसलिए तो मैंने लिखा है आपको 15 से 21 और 25, ये क्यों लिखवाया, क्योंकि ये पूरा, और याद करो अभी कल लास्ट क्लास जो थी हमारी, समझ में आ गई पूरी कहानी, घूम के वहां पे आ गई। क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केसेस ऑफ क्रिमिनल। Because there are chances that such a statement was made under the threat or inducement. Yes, definitely, Tejasvi, there are certain chances that those statements are being made under the threat, inducement, promise, ऐसा ना किसी लोभ लालच प्रलोभन के अंदर वो स्टेटमेंट दिए गए हों पार्टी द्वारा। क्या पता फेयरनेस ऑफ जस्टिस हैज बीन इम्पीच्ड, so there can be chances. In criminal cases में you have to ensure that the principle of natural justice should remain intact. नहीं, आपको डांडिक मामलों में इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा कि न्याय के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। समझ में आई? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। एक लाइन लिख लीजिए, द mere admission by a person that he puts his thumb that he puts its thumb impression oblique signature upon a piece of paper without knowing its nature and contents is not admission by him and contents is not admission by him that he executed the documents यदि किसी व्यक्ति द्वारा
यदि किसी व्यक्ति द्वारा यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा एक खाली पन्ने के ऊपर एक खाली पन्ने के ऊपर अपने अंगूठे की छाप या हस्ताक्षर 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 उस दस्तावेज की प्रकृति को जाने बिना किए गए हैं उस दस्तावेज की प्रकृति को जाने बिना किए गए हैं उस दस्तावेज की प्रकृति को जाने बिना किए गए हैं उस दस्तावेज की प्रकृति को जाने बिना किए गए हैं तो 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 ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी कि ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी कि तो ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी कि उस व्यक्ति द्वारा उस दस्तावेज को निष्पादित किया गया है तो ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी कि उस व्यक्ति द्वारा उस दस्तावेज को निष्पादित किया गया है उस व्यक्ति द्वारा उस दस्तावेज को निष्पादित किया गया है ठीक है। हेडिंग डालिए रीजंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन रीजंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशंस एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन रीजंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन स्वीकृति के ग्राह्यता के कारण मतलब एडमिशन को आप एडमिसिबल क्यों करते हो उसके रीजंस में लिखवाऊंगा आपको कि वाई हम एडमिशन को एडमिसिबल क्यों मानते हैं। देखिए ये तो बहुत चीज ऐसी है जो दे विल नॉट सर्टेनली आस्क इन मेंस although in prelims, but these topics we are dealing with these topics to enhance your knowledge with respect to and expertise with respect to admission। ठीक है, इसलिए हम ये टॉपिक को छेड़ रहे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट लिखिए, ऐसे लिखिए एडमिशन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए एडमिशन कंसिडर्ड एज वेवर ऑफ प्रूफ, एडमिशन कंसिडर्ड एज वेवर ऑफ प्रूफ, स्वीकृति को साबित करने का अधित्याग माना गया है, साबित करने का अधित्याग माना गया है, अधित्याग माना गया है। ब्रैकेट में हिंदी में वाले बच्चे एक शब्द और लिखना वेवर। अधित्याग क्या पता समझ में ना आए एग्जामिनर को, आपके वेवर समझ में आ जाएगा, लेकिन वेवर ऑफ प्रूफ लिखिए इसमें। If a party has admitted a fact, यदि किसी पक्षकार द्वारा किसी तथ्य, थोड़ा तेज लिखेंगे, यदि किसी पक्षकार द्वारा किसी तथ्य को स्वीकृत कर लिया जाता है। If a party has admitted a fact, यदि किसी पक्षकार द्वारा किसी तथ्य को स्वीकृत कर लिया जाता है। It dispense with the necessity of proving. It dispense with the necessity of proving. It dispense with the necessity of proving. It dispense with the necessity of proving that fact against him, तो उस पक्षकार को उसके विरुद्ध उस तथ्य को, तो उस पक्षकार को उसके विरुद्ध उस तथ्य को, तो उस पक्षकार को उसके विरुद्ध उस तथ्य को साबित करने की छूट होगी, साबित करने की छूट होगी। आगे लिखिए हालांकि admission constitutes a very weak kind of evidence. However, admission constitutes a very weak kind of evidence. हालांकि स्वीकृति एक बहुत कमजोर साक्ष्य है, and the court may reject
and the court may reject an admission wholly or in part, and the court may reject an admission wholly or in part, और न्यायालय किसी कथन को संपूर्ण रूप से और न्यायालय किसी कथन को संपूर्ण रूप से या किसी हिस्से में भी अभित्याज्य कर सकता है, या फिर ऐसे लिखिए, अभित्याज्य की जगह लिखिए प्रत्याख्यात कर सकता है। सेकंड वर्ड लिखिए, एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। स्वीकृति हित के विरुद्ध दिया गया कोई कथन है। हित के विरुद्ध दिया गया कोई कथन है। देखिए, एक और बात याद रखिए, मैं कोई एडमिशन करता हूं, जैसे पार्टी ने बोला, मान लीजिए केस चल रहा था, ए वर्सेस बी के बीच में कोई केस चल रहा था, एक पार्टी बोल रही है कि मेरे 5 लाख रुपए पेंडिंग है, और इनिशियली बर्डन ऑफ प्रूफ, जो शुरुआती सबूत का भाग था, उसने उन्मोचित कर दिया, बट बर्डन ऑफ प्रूफ तो किसके ऊपर रहेगा? एक ऊपर ही रहेगा। उसने इनिशियली वो बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर दिया कि भैया मेरे पास 5 लाख, उसके 5 लाख पेंडिंग है, ठीक है। इन बी क्या बोलता है कि सर 2 लाख रुपए आई हैव ऑलरेडी पेड, इसका ओरिजिनल जो था वो ऑलमोस्ट इतना ही बाकी था, 2 लाख मैंने दे दिए हैं, इसका 5 लाख बाकी नहीं था, तो पार्टी हैज एक्सेप्टेड 2 लाख रुपीज। देखिए, आप इंटरेस्ट ऑफ मेकर, मतलब जब मान लीजिए मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं, तो एडमिशन तभी माना जाता है जब वो मैं अपने अगेंस्ट दे रहा हूं। अगर मैं स्टेटमेंट अपने फेवर में दे रहा हूं तो एडमिशन नहीं है। सेक्शन 19 में पढ़ेंगे इस चीज को हम लोग, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मैं स्टेटमेंट अपने अगेंस्ट देता हूं तो वो एडमिशन है। अगर मैं खुद के फेवर में एडमिशन देता हूं तो वो रिलेवेंट नहीं है, नहीं वो एडमिसिबल है। पूरी बात किसकी है? ग्राह्यता की, एडमिसिबिलिटी की। अरे आज निशांत मेरे को आके बोलते हैं कि सर मेरी जो फीस है, मेरी फीस इतने रुपए बाकी है, ऑल्दो इनकी फीस बाकी भी नहीं है, ठीक है, ये इतने रुपए फीस बाकी है। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट है ये खुद ही के अगेंस्ट दे रहे हैं ना, ये खुद ही को लाइबिलिटी में लेके आ रहे हैं। जब ये खुद को लाइबिलिटी में लेके आ रहे हैं तो वो एडमिशन है। लेकिन अगर ये खुद कहते हैं कि मेरी कोई फीस बाकी नहीं है, तो इन्होंने खुद को कोई लाइबिलिटी में डाला। जब इन्होंने खुद को कोई लाइबिलिटी में नहीं डाला तो वो स्टेटमेंट क्या है? फिर वही एडमिशन नहीं माना जाएगा। तो एडमिशन जो होता है वो हमेशा अगेंस्ट द मेकर होता है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आके आप बोल रहे हो कि सर रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट से संबंधित है। हाँ, ऐसे तो सारे स्टेटमेंट ही वही है। एक पार्टी बोल रही है कि 5 लाख रुपए पेंडिंग है, तो होंगे पेंडिंग, क्या करे उस चीज का? वो चीज रिलेवेंट तब तक नहीं होगी जब तक आपके अगेंस्ट वो चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं कोई एडमिशन कर रहा हूँ कोर्ट के सामने, मैं कोई स्वीकृति कोर्ट न्यायालय के समक्ष दे रहा हूँ, तो मुझे वो चीज बतानी पड़ेगी न्यायालय को कि हाउ इट इज रिलेवेंट अगेंस्ट मी। मतलब मैं सिंपल सा कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो कोर्ट को बोलोगे सर देखो मैंने आपको प्लेंट में लिखा है कि 5 लाख रुपए मेरे पेंडिंग है, और ये रहा चेक, खाली चेक मैंने लगा दिया है सर। अब ये चीज रिलेवेंट है क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा है। ये चीज क्या है? रिलेवेंट है ये चीज। हाँ, तो इसको समझिए, आप रिलेवेंसी की बात कर रहे हैं, आप सुसंगतता की बात कर रहे हैं। सुसंगत सिर्फ तब होगा जब आप इंटरेस्ट ऑफ द मेकर जाएंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए 7 लाख रुपए के चेक थे। कितने लाख रुपए के चेक थे? आपके पास 7 लाख रुपए के चेक थे, लेकिन बट आपने कोर्ट को बोला कि सर मैं सिर्फ कितने पे दावा करना चाहता हूं? सिर्फ मैं 5 लाख पे दावा करना चाहता हूं। देन इट इज रिलेवेंट। बात समझ में आई? न्यायालय ने पूछा कि क्यों छोड़ दिया आपने 2 लाख? आपने बोला सर मेरे को जुरिस्डिक्शन में नहीं जाना, मेरे को डिस्ट्रिक्ट जज के जुरिस्डिक्शन में नहीं जाना, मुझे सिर्फ सिविल जज सीनियर डिवीजन में जाना है। सीनियर जज सिविल डिवीजन का क्या होता है सर? सीनियर जज, हम लोग इसको आजकल सीनियर डिवीजन लिखना हमने बंद कर दिया है। हम सिर्फ आजकल राइसल में क्या लिख रहे हैं? सिविल जज सीनियर सिविल जज कह देते हैं इसको। मैं सिर्फ इस जुरिस्डिक्शन में रहना चाहता था, इसलिए मैंने इसको, सर ऑल्दो मेरे पास 7 लाख के चेक है, लेकिन मैं सिर्फ 5 लाख के लिए कंटेस्ट करना चाहता हूँ,
मुझे ही पता है उसके आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अगर मेरा स्टेटमेंट है जो मेरा ही इंटरेस्ट खत्म कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट क्या है? रिलेवेंट, वो एडमिशन है। बात समझ में आई? मतलब जिस स्टेटमेंट से आप ही का एक इंटरेस्ट, आप ही का इंटरेस्ट या तो आप अंडर लाइबिलिटी आ जाए या फिर वो इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाए, तो स्टेटमेंट रिलेवेंट होता है, जब तक उसको एडमिशन कहा गया है। लिखिए इसमें हिंदी में क्या लिखवाया मैंने, स्वीकृति हित के विरुद्ध दिया गया कोई कथन, इसमें लिखिए an admission being a statement, an admission being a statement against the interest of the maker, against the interest of the maker, against the interest of the maker, स्वीकृति, स्वीकृति कोई ऐसा कथन है, स्वीकृति कोई ऐसा कथन है जो व्यक्ति द्वारा स्वयं के हित के विरुद्ध दिया गया हो। स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो व्यक्ति द्वारा स्वयं के हित के विरुद्ध दिया गया हो, स्वयं के हित के विरुद्ध दिया गया हो। And it's supposed to be, and it's supposed to be, and it's supposed to be true, and it's supposed to be true। और न्यायालय द्वारा, और न्यायालय द्वारा ऐसे कथन को, ऐसे कथन को सही माना जाता है, और न्यायालय द्वारा ऐसे कथन को सही माना जाता है, और न्यायालय द्वारा ऐसे कथन को सही माना जाता है। because it is highly improbable, because it is highly improbable, because it is highly improbable that a person, that a person will voluntarily make, will voluntarily make, will voluntarily make a false statement, that a person will voluntarily make a false statement। और ये अत्यधिक अनअधिसंभाव्य है, और ये अत्यधिक अनअधिसंभाव्य है कि, और ये अत्यधिक अनअधिसंभाव्य है कि कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से, कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध तथा हितों के विरुद्ध, तथा हितों के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध तथा हितों के विरुद्ध मिथ्या कथन, मिथ्या कथन करेगा, मिथ्या कथन करेगा, मिथ्या कथन करेगा। For it is highly improbable that a person will voluntarily make a false statement, the person will voluntarily makes a false statement against his own interest, against his own interest, against his own interest। कोचिंग का टाइमिंग चेंज करने का सोच रहा हूं मैं, 7 बजे से कर दे। क्यों नहीं हो पाएगा? सुबह सुबह 6, कुछ कोचिंग है जयपुर में जो 6 बजे चालू जाती है, आरएस की नहीं होती, बताओ। 6 बजे से बेस लग जाते हैं, 5 बजे उठ के चले जाते हैं बच्चे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या दिक्कत है? कहाँ कोहरा पड़ने लग गया है? ठंड नहीं पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है। कुछ नहीं है, फालतू बात है, पोल्यूशन बोलते हैं उसे, कोहरा नहीं बोलते हैं। हाँ, पोल्यूशन है वो। बादल जो है ना, जो पोल्यूटेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऊपर की हवा ठंडी है, नीचे है गर्म हवा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो थिक लेयर फ्यूम की जम गई है रोड के ऊपर, जिसको आप क्या कह रहे हैं? कोहरा। क्लासेस के टाइमिंग में चेंज करने की सोच रहा हूँ 7 बजे से। मेरी तो इच्छा थी 6:30 से स्टार्ट कर दूं। क्या करना है जीवन में? 1.5 साल की मेहनत है, कल के कर लो। सोचो 7 बजे स्टार्ट करेंगे और 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक खत्म हो जाएगी क्लासेस। उसके बाद में कितना अच्छा समय आपके पास पढ़ने का पूरा दिन का। देखिए एक टाइम पढ़ना पड़ेगा, या तो मॉर्निंग पढ़िए या इवनिंग पढ़िए। मॉर्निंग में क्लासेस ले रहे हैं तो इवनिंग को पढ़िए, फिर 3-4 बजे से लगातार सीटिंग होनी चाहिए, 8-9 बजे तक रात के। पढ़ कब रहे हो? अरे मैं इतना सारा लिखाता हूँ, पर उसको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होगा ना। उसको रीडिंग, रिवाइज, उसके सारे एमसीक्यूज लगाना। वो बुक खरीद लिया आप लोगों ने, सिंगल अनसोल्ड? आज एडमिशन पढ़ा देता हूँ, देखता हूँ कौन सा टॉपिक उसमें से मिस आउट हो सकता है। हम भी देखते हैं। एडमिशन खत्म, जाके देखिए सर ये सवाल आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे बताना। सो द थिंग इज, टाइमिंग में चेंज करूंगा आप जल्दी। 1-1.5 साल की बात है। आप तो जयपुर ही रहते हैं।
आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान तो पढ़ाई भी नहीं है, नथिंग इज वेरी इजी। आप ऑनलाइन लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए बच्चे बैठे ना ऑनलाइन, अप्रोच चेंज कीजिए प्लीज। आपको पता है कोच की टाइमिंग क्या होती है राजस्थान में गर्मियों में? क्या होती है टाइमिंग? 7 बजे सुबह गर्मियों में। राजस्थान कोर्ट्स आरएस बनेंगे ना, सुबह 7 साढ़े 7 का कोर्ट है, कैसे मैनेज करेंगे? अभी बोल देना कि कोहरा पड़ रहा है, ठंड बहुत है, या फिर बोल देना गर्मी बहुत है, उठा नहीं जाता सुबह सुबह। ऐसा नहीं होता है, होम डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी पोस्टिंग देंगे आपको। कोर्ट से लेकर जहां से आपका घर होता है ये डिपेंड करता है। अगर आप एचआरए लेते हैं, एचआरए लेते हैं तो 2-5 किलोमीटर के अंदर कोर्ट होता है। अगर आप एचआरए नहीं लेते हैं तो बगल में कोर्ट के बगल में ही रहो ना। अगर आप अलाउंसेस नहीं ले रहे हैं हाउस, तो आपको जयपुर नहीं मिलेगी। ऑल ओवर राजस्थान कहीं पे भी, धौलपुर लगा दे, नागौर लगा दे, बीकानेर लगा दे, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद, कहीं भी लगा सकते हैं। इट्स ए प्रेरोगेटिव ऑफ हाई कोर्ट। और हर 3 साल में चेंज होगा, जोन चेंज हो जाएगा पूरा, संभाग बदल जाता है 3 साल में। जैसे अभी कोई कोटा पोस्टेड है तो फिर वो कोटा तब ही आएगा जब सारे संभाग घूम लेगा। कितने संभाग है राजस्थान में? अभी कितने हैं? अभी 9 संभाग है राजस्थान में। तो 27 साल की नौकरी में वापस उस संभाग में आने के चांसेस कम है, कम है नहीं है? तो रिटायरमेंट के टाइम ही आएगा आदमी। अब बांसवाड़ा भी संभाग है और भीलवाड़ा भी संभाग है। दो नए संभाग कौन से बने? बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। राजस्थान में जीके नहीं आती, इसका थोड़ा फायदा भी और नुकसान भी है। नुकसान इंटरव्यू में होता है, जब आरपीसी के मेंबर आते हैं ना तो जीके पूछते हैं आपसे, तो बेसिक जीके पूछते हैं। राजस्थान के 10 जिलों के नाम बता दो। हम कहा वो करवा देंगे तो अलग बात है सब हम हर चीज ही करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड रहिए। देखिए मैंने आपको प्रतियोगिता दर्पण के लिए कहा था कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एसेस तैयार कीजिए उसमें से अपने करंट एसेस। दिस इस बार चंद्रयान 3 आ गया, तो आप देखिए कि आपको, अगर आपको लगता है कि उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं अच्छे अच्छे पीडी के अंदर, खरीदनी है हर महीने की। किसने आज तक खरीदी? खरीदी आपने? देखो 1-2 बच्चों ने खरीदी बस। अरे क्या हर चीज उसको बोलनी होती है नदुल? लो है आप देखिए। अरे लेट हिम लर्न, उसको सीखने दो, उसके साथ बैठ जाओ गाड़ी की टंकी पे, जाओ, लेट हिम लर्न। सबके जीवन के अपने स्ट्रगल्स हैं, उसको उसको करने दो, और तुम्हें तुम्हारे जीवन तो करवाएगा ही, मेरे कहने से क्या होता है। कहां तक लिखवाया? हो गया था ये, थर्ड पॉइंट लिखे। Admissions as evidences of, admission as evidences of contradictory statement. Admission as evidences of contradictory statement. विरोधाभासी कथनों के, विरोधाभासी कथनों में, विरोधाभासी कथनों में, कथनों में, विरोधाभासी कथनों में साक्ष्य के रूप में स्वीकृति, साक्ष्य के रूप में स्वीकृति, साक्ष्य के रूप में स्वीकृति, साक्ष्य के रूप में स्वीकृति। टाइमिंग चेंज करूंगा, ठीक है ना, इस वीक से या नेक्स्ट वीक से, और टाइमिंग वही रखूंगा 7 बजे का ही। जिसको दिक्कत है ऑनलाइन क्लास लो। नहीं, मेरे को लेट होता है।
मेरे लिए दिन लंबे होने चाहिए। अरे सर्दियों में तो इससे दिन छोटे होते हैं। जब दिन वैसे छोटा है, ऊपर से 2-3 बैच खींचना है, कैसे खींचूंगा मैं? क्योंकि शाम को क्या होता है ना, देयर इज ए प्रॉब्लम। शाम को क्या होता है कि एपीओ वाला जो बैच है वो मेरे को छोड़ना पड़ता है 5:30 पौने 6 तक। उसलिए छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है और गर्ल्स भी होती है बैच के अंदर। मैं चाहता हूँ कि अंधेरा ना हो उसके पहले मैं उनको छोड़ छोड़ दूँ। ऐसा नहीं है अपने लिए कि उनको पढ़ा रहे अंधेरा हो रहा है, ऐसा नहीं, मैं कभी नहीं चाहता ऐसा। हाँ, तो उनका बैच पहले शिफ्ट होगा आगे, बीच में भी फिर अब बैच चालू हो जाएगा ना फिर, क्योंकि एपीओ का प्रीलिम्स हो जाएगा तब तक, फिर एपीओ का मेंस का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो बैचेस तो लगातार चलते ही रहेंगे। और शाम वाला बैच में आरजेएस फाउंडेशन का स्टार्ट कर रहा हूँ जल्दी। जल्दी एक नया बैच स्टार्ट होगा आरजेएस फाउंडेशन का, जो कि इवनिंग का होगा। अब तक हमने इवनिंग का एपीओ बैच रन कर रहे थे, तो अभी एपीओ का पढ़ा दिया पूरा मेंस तक उनको। अब किसका बैच चलेगा? आरजेएस फाउंडेशन का नया बैच विद न्यू सब्जेक्ट्स, उसमें कुछ वो अलग बैच स्टार्ट हो जाएगा। फिर जिसको मॉर्निंग नहीं आना वो इवनिंग में, लेकिन एक बार इनरोल करेंगे, जंपिंग जपाक नहीं होगा कि अभी इधर हो फिर उधर हो फिर इधर हो फिर उधर हो। इवनिंग मॉर्निंग 2 बैच बनेंगे, तुम्हारा हो जाएगा इंग्लिश मॉर्निंग, इंग्लिश हिंदी, मतलब हिंदी मॉर्निंग। बैच के नाम भी चेंज होंगे, और एक फाउंडेशन है और दूसरा बैच जो है वो इंग्लिश इवनिंग रहेगा या हिंदी इवनिंग रहेगा। ठीक है, अलग अलग 2 सब्जेक्ट इधर डिफरेंट होंगे, 2 सब्जेक्ट ऊपर डिफरेंट होंगे, लेकिन नया बैच स्टार्ट होने वाला है आरजेएस फाउंडेशन का। और जल्दी मैं फीस भी बढ़ाने वाला हूँ इस कोर्स की, क्योंकि अब तक हम बेबी स्टेप्स में थे, बट नाउ वी आर टेकिंग लार्जर स्टेप्स। मैं इसकी फीस भी बढ़ाऊंगा, एंड आई विल डू द नेसेसरी इन विदिन क्विक 2-3 मंथ्स। इसकी फीस अप्रोक्स 1 लाख होने वाली है फॉर फाउंडेशन इटसेल्फ, 1 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी एंड ऑल, क्योंकि जीएसटी का स्लैब आने वाला है अपने। अब तक जितनी फीस थी, जिन्होंने एडमिशन लिया उनका हमने 60,000 फाउंडेशन लिया है, लेकिन अब वो 1 लाख पड़ेगा, क्योंकि अब तक जीएसटी नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जीएसटी होगा। और जीएसटी होगा तो 80,000 फीस होगी और उसका जीएसटी 20,000 का जीएसटी होगा। ठीक है, अब बैचेस भी रिग्रेस होने वाले हैं, एंड वी आर एंगेजिंग ए न्यू फैकल्टी फॉर हिंदी एंड इंग्लिश जो रेगुलर क्लासेस ले। सो थोड़ा सा लिखिए इसमें लिखिए the opposite party can prove the opposite party can prove all the admissible all the all the all the statements which are admissible by the party, all the statements which are admissible by the party, विरोधी पक्षकार द्वारा वे समस्त कथन साबित किए जा सकेंगे जो कि पक्षकार ने स्वीकृति के रूप में न्यायालय के समक्ष रखे हैं। आगे के जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनके क्वेश्चंस लिख लीजिए कि क्या क्या पढ़ेंगे हम आगे हम पढ़ेंगे what are the forms of admissions what are the forms of admissions किन प्रारूपों में स्वीकृति को किया जा सकता है why admission is an exception to the hearsay evidence why admission is an exception to the hearsay evidence क्यों एक स्वीकृति अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के रूप में अपवाद है अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के रूप में अपवाद है
थर्ड पॉइंट लिखिए, एडमिशन बाय कंडक्ट। एडमिशन बाय, व्हाट इज एडमिशन बाय कंडक्ट? व्हाट इज एडमिशन बाय कंडक्ट? एक टॉपिक है स्टोपल में हम पढ़ते हैं, कंडक्ट, उसको बोलते हैं स्टोपल बाय कंडक्ट। वही एडमिशन, एडमिशन बाय कंडक्ट होगा। लिखिए, आचरण द्वारा स्वीकृति क्या होती है? आचरण द्वारा स्वीकृति क्या होती है? आचरण द्वारा स्वीकृति क्या होती है? जैसे सेक्शन 6 निकालिए, सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन जी पढ़ेंगे हम लोग। सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन जी पढ़ा दिया मैंने आपको। देखिए क्या है, ये एक एडमिशन है जो कि क्या है, ये इसके इलस्ट्रेशन जी के बगल में लिखिए सेक्शन 6 इलस्ट्रेशन जी, उसके वहां पे लिखिए एडमिशन बाय कंडक्ट। लिख रहा है, the question is whether A owes B 10,000 with the fact that A asked C to lend his money, that D said to C in the A's presence and hearing, A advised you not to trust, for he owes B 10,000 rupees। और इतना सुनते ही वो क्या हो गया सर, चला गया सुनते ही। तो ये क्या है, इट इज एडमिशन बाय कंडक्ट। सुनते ही क्या है वो वहां से, तो कंडक्ट से उसने क्या कर लिया, एडमिशन कर लिया कि हाँ भैया उसके भी पैसे खा के बैठा हूँ। अगर मान लीजिए आज टचवुड मैं किसी के पैसे खा के बैठा हूँ, तो जैसे कोई आदमी कहेगा यार पैसे मिलेंगे क्या, तो जैसे वो आदमी बोले यार तूने बहुत लोगों के पैसे ले रखे हैं, तूने 2 लाख उसके ले रखे, 5 लाख उसके ले रखे हैं, और ये सुनते ही मैं वहां से चला जाऊं, ठीक है मैं वहां से निकल गया भाई, ठीक है उसको तो पता ही मेरी सच्चाई क्या है। उसका मतलब क्या है कि एडमिशन बाय कंडक्ट, मैंने अपने आचरण से ये चीज को स्वीकृति कर दी है। ये सब मैं कल पढ़ाऊंगा।